नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और स्वागत है आपका इस नए सेशन में। यह सेशन जो है हमारे पुराने वाले सेशंस का कंटिन्यूएशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुराने वाले वीडियोस को अवश्य देखिए, तब आपको इस वीडियो से चीज़ें समझने में आसानी मिलेंगी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था और मेमोरी में हम लोग मेमोरी हायरार्की को देख रहे थे। मेमोरी हायरार्की में हम लोग ये जाने थे कि हमारा मेमोरी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और यह क्लासिफिकेशन जो होता है वह बताता है कि एक सीपीयू किस प्रकार से मेमोरी से कांटेक्ट स्टैब्लिश करता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट और कम्युनिकेशन हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे थे। जब बात आती है मेन मेमोरी की, यानी मेन मेमोरी हमारे पास क्या होता है, तो मेन मेमोरी की चर्चा जब भी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर बात होता है रैम का, वहाँ बात होता है रोम का। तो जब भी बात रैम और रोम का आता है तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वर्ड्स का। वर्ड्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये हमारा रैम है। हमारा रैम जो होता है उसको एक फिक्स्ड ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ये फिक्स्ड ब्लॉक जो है इसी को हम लोग वर्ड्स कहते हैं। तो वर्ड्स क्या हो गए? वर्ड्स जो है वो एक फिक्स्ड मेमोरी साइज ब्लॉक है। फिक्स्ड मेमोरी साइज ब्लॉक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। क्लियर है? अब बात ये आती है कि ये एक ब्लॉक जो है दूसरे ब्लॉक से क्या करता होगा? कम्युनिकेट करता होगा। हर एक ब्लॉक जो है वो दूसरे ब्लॉक से, ये सच है कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? कम्युनिकेशन पाथ का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन पाथ का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन पाथ के अलावा हर एक ब्लॉक के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी असाइन किया गया है कि कौन सा यूनिट है जो उसको प्रोसेस करेगा। इसके अलावा हर एक ब्लॉक के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है जो बना होता है बाइनरी नंबर का, जो क्या करता है? हर एक ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का है, तो अगर वो 32 बिट का है तो उसका वर्ड साइज भी कितना होगा? 32 बिट होगा। अगर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर 64 बिट है तो उसका वर्ड साइज कितना होगा? 64 बिट होगा। यानी जो प्रोसेसर का बिट होता है वो क्या बताता है? वर्ड साइज के बारे में बताता है। अब बात करा जाए रैम के बारे में, तो रैम होता क्या है, इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसकी क्या जरूरत होती है, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर रैम के बारे में चर्चा करा जाए तो रैम जो है मेन मेमोरी का एक मेजर पार्ट है, या कहिए तो मेन मेमोरी को पहचाना ही जा सकता है किसकी वजह से? रैम की वजह से। रैम जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक मेजर पार्ट है किसका? तो मेन मेमोरी का। ये वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब पावर ऑफ करेंगे तो पावर ऑफ करने के बाद ऑटोमेटिकली जो इसमें डेटा होता है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। रैम की जो खासियत यह है कि रैम रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। यानी रैम डेटा को पढ़ भी सकता है और रैम डेटा को सेव भी कर सकता है। यह रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होता है रैम के अंदर वो किसकी वजह से होता है? तो वह रीड एंड राइट ऑपरेशन रैम के अंदर जो होता है वो बाइनरी सेल की वजह से होता है। क्योंकि रैम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। अब मैंने आपसे यह कहा कि हमारा रैम जो है वो किस चीज का बना होता है? तो मेमोरी ब्लॉक्स का, जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मेमोरी ब्लॉक जो होता है हो सकता है कि अलग अलग कोने में हो। मान लीजिए ये इस कोने में है,
या यहाँ पर है। तो यहां से डेटा एक्सेस करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम यहां से भी डेटा एक्सेस करने में लगेगा। यानी इसका मतलब होता है कि हर एक वर्ड के लिए जो एक्सेस टाइम होता है, मेमोरी एक्सेस टाइम, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेस टाइम जो होगा वो कांस्टेंट होता है। कहां पर? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब ये जो हमारा रैम है वो काम कैसे करता है? तो रैम का फंक्शनिंग जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। रैम फंक्शन तब करता है जब जो चिप सेलेक्ट सिग्नल वो 1 है या चिप सेलेक्ट सिग्नल 0 है। अब आपके मन में ये होगा कि चिप सेलेक्ट सिग्नल क्या होता है, कैसे काम करता है, तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। अब क्या है कि रैम जो है वो अपने अंदर बहुत सारे वर्ड्स का बना है। उसका कनेक्शन जो है वो प्रोसेसर से भी करना आवश्यक होता है। तो रैम को इंटरनल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, प्रोसेसर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? डेटा बस का। कई बार क्या होता है कि डेटा बस जो होता है वो स्टेट ऑफ इंपेडेंस में फंस जाता है। ये स्टेट ऑफ इंपेडेंस क्या होता है चर्चा करेंगे। तो जब डेटा बस आपका स्टेट ऑफ इंपेडेंस में फंस जाएगा तो उस केस में ना आप रैम से रीड कर पाएंगे ना रैम से राइट कर पाएंगे। अब ये स्टेट ऑफ इंपेडेंस होता कैसे? तो स्टेट ऑफ इंपेडेंस के दो कारण हैं। पहला क्या है? अगर स्टेट ऑफ इंपेडेंस, पहला रीजन ये है कि अगर आपका चिप सेलेक्ट सिग्नल एनेबल या डिसेबल है तो उस केस में क्या होगा? इंपेडेंस अकर करेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर चिप सेलेक्ट सिग्नल एनेबल्ड या डिसेबल्ड है तो उस केस में क्या होगा? स्टेट ऑफ इंपेडेंस अकर करेगा। अगर रीड एंड राइट डिसेबल्ड किया गया है तो रीड एंड राइट को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो उस केस में भी क्या होता है? स्टेट ऑफ इंपेडेंस होता है। बार बार हम लोग इस इंपेडेंस की बात करते हैं। इंपेडेंस होता क्या है? तो इंपेडेंस जो होता है वो ऑपोजिशन होता है, रुकावट होता है। ये रुकावट कहां पे होता है? तो रुकावट एक सर्किट में हो सकता है या किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में होता है। तो अगर जो एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके लिए रुकावट क्रिएट किया जाता है तो उसी अवस्था को हम लोग इंपेडेंस के नाम से जानते हैं। और इस इंपेडेंस को डिनोट करने के लिए कैपिटल जेड सिंबल का यूज होता है और इसको मेजर करते हैं हम लोग ओम्स में। अब इंपेडेंस दो तरीके का बनता है, पहला होता है हाई और दूसरा होता है लो। तो हमें हाई इंपेडेंस यहां पे जानने की आवश्यकता है। तो अगर मान लीजिए कोई इनपुट सिग्नल आ रहा है और उस इनपुट सिग्नल को इग्नोर कर दिया जाए तो क्या होगा? हमारा आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। तो अगर सिग्नल जा रहा है लेकिन आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा तो वही केस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई इंपेडेंस। तो हाई इंपेडेंस का मतलब ही हो गया कि आउटपुट में कोई सिग्नल नहीं आ रहा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि चिप सेलेक्ट हमारे पास दो है। पहला कौन सा है? तो पहला चिप सेलेक्ट 1, दूसरा चिप सेलेक्ट 2। रीड राइट ऑप्शंस और एम बिट एड्रेस। तो ये चीजें क्या है? चिप सेलेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि यही दो कंपोनेंट्स हैं जो यह बताते हैं कि हमारा रैम फंक्शनल है या नहीं। लेकिन ये 2 टू दी पावर एम एन ये सब क्या है? तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि हमारा जो रैम होता है उसको हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी रैम बनाने का दो तरीका है, ठीक है? यानी रैम बनाने के दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पे हमारे पास दो तरीके का रैम है। पहला रैम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस रैम
और दूसरा हमारे पास जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का मतलब क्या होता है, तो डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों में अंतर क्या है उस चीज को समझते हैं। डी रैम के साथ दिक्कत यह है कि डी रैम जो है पावर देने के बाद भी वो अपने कंटेंट को खो देता है। यानी अगर आपका कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर चल रहा है, उस केस में भी डी रैम जो है वो डेटा को क्या करता जाता है, भूलता जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करें। तो बार बार आप रिफ्रेश करेंगे तो डेटा लॉस का चांसेस डी रैम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डी रैम जो है वो स्लो काम करता है एस रैम की, स्टैटिक रैम की तुलना में। डी रैम सस्ते हैं, चीपर है, और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के मेन मेमोरी में होता है। अगर हम लोग बात करें एस रैम की, तो एस रैम का इस्तेमाल कैश मेमोरी के तौर पे होता है। तो ये कैश मेमोरी क्या होता है, दोनों के टेक्नोलॉजीज क्या है एस रैम और डी रैम का, वो भी हम लोग अब यहां पे जानेंगे। अगर डायनेमिक रैम की बात करें तो डायनेमिक रैम जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे बना है जिसको बोलते हैं 1T1C सेल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, डायनेमिक रैम को हम लोग 1T1C सेल के आधार पर बनाए हैं। अब ये 1T1C सेल क्या होता है, तो 1T1C सेल का मतलब होता है कि यहां पर एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी डायनेमिक रैम में एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। अब एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं 1 बिट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए। यानी या तो 1 स्टोर करेगा या तो ये 0 स्टोर करेगा। अब यहां पर बात ये आती है कि डेटा कौन स्टोर करेगा, ट्रांजिस्टर की कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है वो हम लोग गेट के तौर पे करते हैं, जो यह इंश्योर करता है कि आपका सर्किट ओपन है या क्लोज। तो सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर का होता है। और कैपेसिटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो डेटा को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए करते हैं। और डेटा कैसे स्टोर होता है, तो बिट के फॉर्म में। बिट का मतलब या तो 0 या तो 1। अब ये 1 और 0 कैसे निर्धारित होता है, तो जितना ज्यादा आपका कैपेसिटर चार्ज होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है, कोई करंट नहीं है, तो वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, और ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि जो हमारे डायनेमिक रैम के सेल्स हैं उनको हम लोग समय समय पर क्या करते रहे, रिफ्रेश करते रहे। अगर बात करा जाए इस 1T1C सेल की, तो 1T1 सेल का सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह जो डायनेमिक रैम होता है वो छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज का होता है। और इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिजली की खपत क्या होती है, कम होती है। और इसके अगर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो डी रैम जो है यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देता है। यानी इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, हाई है। यानी एक ही चिप में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये कुछ जो हैं वो क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जितना भी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का सेल है वो कनेक्टेड होता है दो चीजों से। पहला होता है वर्ड लाइन और दूसरा होता है बिट लाइन। तो वर्ड लाइन को रोज कहते हैं और बिट लाइन को कॉलम्स कहते हैं। आपको याद रखना है कि डी रैम जो है वो दो चीजों से कनेक्टेड है। पहला क्या है, रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या हो गया, वर्ड लाइन, कॉलम क्या हो गया, बिट लाइन। अब यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये बताया गया है। पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे।
अगर आप वर्ड लाइन देख पा रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हिस्सा, ये रो, ये क्या हो गया, बिट लाइन, ये क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, अब देखिए यहां पर यह क्या लगा है, ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है, एज अ गेट काम करता है, और ये क्या है, स्टोरेज कैपेसिटर। अब बात ये आती है कि वर्ड लाइन जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने बताया ये जो वर्ड लाइन है ये गेट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ट्रांसफर जो होता है वो कहां से होता है, वर्ड लाइन से होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्ड एक मेमोरी है, यानी एक मेमोरी का छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है। तो वर्ड जब मेमोरी का टुकड़ा है तो ट्रांसफर कहां से होगा, वर्ड से होगा। और वही वर्ड जो है वो अपना क्या कहलाता है, रोज कहलाता है, वर्ड लाइन, और वहीं से डेटा ट्रांसफर होता है। बिट लाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बिट लाइन जो है वो कॉलम है, इसका इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर्स को सेंस करने के लिए, यानी डिटरमाइन करने के लिए कि जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है या 1 है। तो बिट लाइन एज अ सेंसर काम करता है, और वर्ड लाइन जो होता है कंट्रोलर के तौर पे काम करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर हम लोग रैम के अंदर के कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये हमारा जो है वो ब्लॉक डायग्राम है एक रैम का। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये जो है ब्लॉक डायग्राम है किसका, डी रैम का, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का। तो जैसे मैं बता रहा था कि दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो रोज में एक कॉन्सेप्ट आता है रैस का। अब ये रैस क्या है, तो रैस को हम लोग रो एड्रेस स्ट्रोब के नाम से जानते हैं। अब रैस क्या करता है, तो रैस का जो काम है वो एड्रेस लाइन जो है उसको ओपन करता है। कौन से एड्रेस लाइन से डेटा जाना है, कौन से एड्रेस लाइन में डेटा सेव होना है, उस एड्रेस लाइन को ओपन करने के लिए, ताकि वहां से डेटा का फ्लो हो सके, यह काम कौन करता है, रैस करता है, यानी रो एड्रेस स्ट्रोब। अब बात आती है कैश की। तो रो में कौन आ गया, रैस। कैश क्या करता है, तो कैश जो है वो कॉलम को सेलेक्ट करने में मदद करता है। अब मान लीजिए इस तरफ से यह रो सेलेक्ट हो गया, तो ये वाला कॉलम भी तो सेलेक्ट होना चाहिए। तो रो को एक्टिवेट करने का काम कौन कर दिया, रैस। और इस कॉलम को एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, कैश। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये आर डब्ल्यू क्या है, आर डब्ल्यू का यूज क्यों करते हैं। तो रीड और राइट को एनेबल करने के लिए हम लोग आर डब्ल्यू का यूज करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर को लो सिग्नल जा रहा है, कंप्यूटर को लो सिग्नल जा रहा है, यानी जीरो के तौर पे सिग्नल जा रहा है, तो वहां पर राइट ऑपरेशन एनेबल्ड होता है। अब वो राइट एनेबल हो गया, और डेटा जो है वो कहां कैप्चर होता है, कैश में। और अगर हाई सिग्नल गया तो हाई सिग्नल में क्या होगा, तो हाई सिग्नल जब होता है तो रीड ऑपरेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लो सिग्नल राइट ऑपरेशन क्या हो गया, एनेबल हो गया। यानी लो का मतलब क्या हो गया, लिखना, डेटा सेव करना। और हाई सिग्नल का मतलब क्या हो गया, डेटा को रीड करना। अब ये डेटा को रीड राइट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि सिग्नल्स, लो सिग्नल और हाई सिग्नल का यूज करते हैं। तो ये लो सिग्नल और हाई सिग्नल को चेक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसी लो सिग्नल और हाई सिग्नल को चेक करने के लिए जगह जगह पर सेंस एम्पलीफायर का यूज करते हैं। सेंस एम्पलीफायर क्या करता है, तो ये जो चार्जेस हैं कैपेसिटर में उनको कंपेयर करता है।
जो चार्जेस हैं कैपेसिटर में उसको कंपेयर करता है और तब बताता है कि उसका आउटपुट क्या होगा, 0 1, यानी रीड करना है या राइट करना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब रीड ऑपरेशन जो होता है, मैंने आपको बताया, रीड ऑपरेशन के लिए एड्रेस लाइन को सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यानी रीड ऑपरेशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एड्रेस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। एड्रेस लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को ऑन हो किया जाता है। ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, गेट ओपन कर देता है। गेट ओपन करने के बाद वो चार्ज जो होता है वो कहां जाता है, बिट लाइन को। बिट लाइन में वहां पे सेंस किया जाता है कि भैया ये हाई इंटेंसिटी करंट है या लो इंटेंसिटी करंट है, और उसी के बाद इसको डेटा को रीड किया जाता है। और ये सेंस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सेंस एम्पलीफायर की होती है। अगर आप बात करें राइट ऑपरेशन की, तो राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें वोल्टेज सिग्नल चाहिए। तो यहां पर जो वोल्टेज सिग्नल देते हैं किसको देते हैं, बिट लाइन को देते हैं। और वहां पर जो बिट लाइन है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो अलाउ करता है कैपेसिटर को चार्जेस को चेक करने के लिए, और अकॉर्डिंगली वहां पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यानी कहा जाए तो रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो पाता है किसके वजह से, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, ट्रांजिस्टर जो होता है गेट ओपन करने के काम में। अगर हाई इंटेंसिटी करंट है यानी 1 है वैल्यू तो रीड होगा, 0 है तो क्या होगा, राइट होगा। यही कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है, डी रैम का है। अगर हम लोग एस रैम की बात करें, यानी एस रैम का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका इस्तेमाल भी डेटा को, या इसका इस्तेमाल भी हम लोग मेन मेमोरी के तौर पे करते हैं। लेकिन अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर हम लोग फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके एक सर्किट क्रिएट करते हैं। यानी ये सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, गेट्स जो होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्शन की वजह से वो क्या जनरेट करते हैं, एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं और एक सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो एस रैम होता है वो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार के गेट्स का यूज करता है, तो ये हम यहां पर जानेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये फ्लिप फ्लॉप बनता है तो इस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल 3 चीजों के लिए करते हैं। पहला, सेलेक्ट करने के लिए, यानी रैम के कौन से हिस्से में सेव करना है उस हिस्से को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। दूसरा, रीड राइट करने के लिए। तीसरा, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और एक लाइन बाहर निकल कर आता है और वो लाइन क्या होता है, आउटपुट का होता है। बेहतर समझने के लिए आइए हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं आप, हम लोग इनपुट दे रहे हैं। इनपुट देने के बाद यह गेट्स हैं, और यह गेट जो है वो क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो देख रहे होंगे फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल, पहला इस्तेमाल जो है यहाँ पर किस लिए किया गया, सेलेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर रीड राइट ऑपरेशन करना है। दूसरा, डेटा को रीड एंड राइट कराने के लिए। और तीसरा, इनपुट देने के लिए। और चौथा है और मेन पॉइंट जो है वो आउटपुट के लिए। ठीक है। अब ये पूछा जाए आपसे कि हम लोग सेलेक्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, या जो बाइनरी सेल है वो कैसे काम करता है इसमें। तो आइए उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अगर ये देखा जाए हमसे कि भाई अगर हमारा इनपुट हाई है, ठीक है, सेलेक्ट, यानी अगर आप इस सेलेक्ट ऑप्शन को देख रहे होंगे, यहां पर अगर हमारा इनपुट हाई है, यानी अगर हम इनपुट हाई दे रहे हैं तो बाइनरी में वो क्या हो गया, 1। तो अगर हमारा इनपुट हाई है तो उसी केस में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर हमारा इनपुट लो है तो इनपुट लो होने पर कोई रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला नहीं है।
अब ये रीड और राइट ऑपरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो बाइनरी सेल के द्वारा होता है। अब बाइनरी सेल रीड कब करेगा? तो बाइनरी सेल रीड तब करता है जब इनपुट क्या होता है? लो। अब बाइनरी सेल राइट कब करता है? जब इनपुट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। अब इनपुट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब इनपुट कैसे वहां पे डेटा लिखेगा? इनपुट का यूज क्यों करते हैं? तो आइए इस चीज को समझते हैं। इनपुट 1 होगा या इनपुट हमारा क्या होगा? लो होगा। ठीक है। तो अगर आपका इनपुट लो है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम लोग रीड ऑपरेशन मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय इनपुट ऑफ इनपुट। यानी अगर आपका इनपुट लो है तो उस केस में जो है आपके रीड ऑपरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो डेटा को रीड कर सकता है रैम से। ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये एंड गेट है। एंड गेट को इन्वर्टेड एंड गेट बनाया गया। क्यों? तो ये इन्वर्टेड एंड इसलिए बनाया जाता है ताकि आर और एस यानी दो इनपुट अगर आप दे रहे हो, आर और एस दो इनपुट दे रहे हो, तो दोनों इनपुट क्या हो? लो हो। ठीक है। तो दोनों इनपुट लो करने के लिए यहां पर इन्वर्टेड एंड या कह सकते हो नैंड गेट लगाया गया है। अगर हम लोग अब बात करें रोम की, तो रोम क्या होता है? रोम जो है वो भी एक तरीके का क्या है? मेन मेमोरी का पार्ट है। और रोम को हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि अगर डेटा को स्टोर कर दिया तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो रोम में डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी कर देते हैं कब? जब उसको बना रहे होते हैं तब। यानी फैब्रिकेशन के टाइम में ही, बनाने के टाइम में ही रोम में डेटा को क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है। इसीलिए उसको दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते। रोम का इस्तेमाल जो होता है हमारे यहाँ कई जगहों पे होता है। जैसे एक बूटस्ट्रैप लोडर होता है, वहां पे किया जाता है। बूटस्ट्रैप लोडर जो है हर एक कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसका काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड करना। तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने का काम कौन करता है? तो बूटस्ट्रैप लोडर करता है। अब अगर यह पूछा जाए कि बूटस्ट्रैप लोडर के अलावा और कहां पे रोम का यूज कर सकते हैं, तो बूटस्ट्रैप लोडर के अलावा हम लोग इसका इस्तेमाल गेमिंग प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी करते हैं। तो गेमिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस गेमिंग प्रोग्राम को बनाने के बाद कहीं तो सेव करना होगा। उसको सेव करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये दो कॉमन से यूजेज हैं जो आपको याद रखना है। अब इस रोम को प्रोग्राम करने के लिए, यानी उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। उन्हीं 4 तरीकों के आधार पे कई जगहों पे ये कहा जाता है कि रोम के 4 प्रकार होते हैं। तो रोम के 4 प्रकार नहीं है, रोम का कोई प्रकार नहीं है, रोम का कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है। लेकिन रोम को बनाने का 4 तरीका है। पहला तरीका क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं मास्क रोम या एम रोम। दूसरा तरीका क्या है? प्रोग्रामेबल रोम, जिसको हम लोग प्रोम का नाम से जानते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है? इरेजेबल प्रोम या ई प्रोम के नाम से जानते हैं। चौथा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकली ई प्रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अगर मास्क रोम की बात करें तो मास्क रोम जो अपना है वो कॉस्टली होता है। वो कॉस्टली होता है, इसीलिए इसको एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है।
अब ये मास्किंग कौन करता है? तो मास्किंग जो है वो मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला जो है वही करता है, वो कंपनी ही करती है। और वो कब करती है? जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, यानी स्पेशल रिक्वेस्ट जब होता है कस्टमर का, तो उसी बेसिस पर मास्किंग किया जाता है। मास्क रोम में जो डेटा सेव हो गया वो क्या है? इरिवर्सेबल है, यानी इसमें जो डेटा सेव हो गया उसको आप किसी तरीके से डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास रोम है वहां पे ये ऑप्शन है कि डेटा को डिलीट किया जा सकता है। अब अगर हम लोग पूछे प्रोम के बारे में, ये क्या है? प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर छोटे क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो छोटे क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोम का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। अब अगर यह पूछा जाए कि प्रोम कैसे काम करता है, तो प्रोम में क्या होता है कि एक हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है? तो वो प्रोम के अंदर के फ्यूज को उड़ा देता है। तो अगर उसके अंदर फ्यूज उड़ गया, प्रोम के अंदर, माफी चाहते हैं, अगर उसके अंदर फ्यूज उड़ गया तो इसका मतलब है कि वहां पे हाई वोल्टेज गया था। ठीक है, अब हाई वोल्टेज गया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? 0। और अगर वहां पे फ्यूज लगा हुआ है तो वो बताता है कि वहां पे क्या सेव है? डेटा 1 सेव है, यानी बाइनरी फॉर्म 1 सेव है। ये जो कंटेंट होता है इसमें वो इरिवर्सेबल है, यानी एक बार अगर उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया गया तो उसके कंटेंट को हम लोग दोबारा नहीं हटा सकते। अगर बात करा जाए इरेजेबल प्रोम की, तो ये क्या होता है? ये रीस्ट्रक्चर्ड होता है या रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, कैसे रीप्रोग्राम करेंगे? तो रीस्ट्रक्चर या रीप्रोग्राम करने के लिए हम लोग वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। यूवी रेज के अलावा और भी कोई दूसरा शॉर्ट वेव रेडिएशन का यूज किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। अब यूवी रेज क्या करता है? तो यूवी रेज जो है वो उसके अंदर के डेटा को या इंटरनल इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, और यहीं से बनता है ई प्रोम। यानी ई प्रोम का जो कंटेंट है वो क्या है? इरेजेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग ई प्रोम के नाम से जानते हैं। अब अल्ट्रा वायलेट रेज हम लोग कहां यूज करते थे? ई प्रोम में। लेकिन अगर हम लोग बात करें ई प्रोम में, तो ई प्रोम में हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके अपने रोम को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको अपने रोम को सॉकेट से, यानी मदरबोर्ड के सॉकेट से निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वहीं पे लगे लगे आप डेटा को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पर डेटा डिलीट करना जो है वो क्या है? फिजिबल हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। अगली क्लास में हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,